नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। महाराष्ट्र के नतीजे जब से सामने आए हैं, एक तरफ तो 9 दिन बीतने के बावजूद सरकार नहीं बन रही है। महाराष्ट्र में कौन होगा सीएम, इसको लेकर लगातार पेच फंसा हुआ है। एकनाथ शिंदे ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घुटनों पर ला दिया है, ये हम कह सकते हैं। और पूरी तरीके से महाराष्ट्र में सरकार बनाने का जो पेच है, उसको फंसा दिया है। यही वजह है कि प्रचंड बहुमत होने के बावजूद वो सरकार नहीं बना पा रही है। वो ये तय नहीं कर पा रही है 132 एमएलए के साथ भी कि आखिर चीफ मिनिस्टर कौन होने जा रहा है। इसकी हम बात करेंगे, लेकिन इससे इतर सुप्रीम कोर्ट की आज हम बात करते हैं और चुनाव आयोग की। जब से महाराष्ट्र के नतीजे आए हैं, तब से ही हम ये देख रहे हैं कि चौतरफा घिरा हुआ चुनाव आयोग नजर आ रहा है। एक तरफ जहां विपक्षी पार्टियां जो हैं, उन्होंने लगातार मोर्चा खोल दिया है। कल भी आपने देखा था कि किस तरह से रामलीला मैदान में ईवीएम को लेकर एक महारैली की गई थी, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए थे। और अब ये कहा जा रहा है कि बड़ा आंदोलन का प्लान किया जा रहा है देशव्यापी, कि ईवीएम को हटाया जाए, बैलेट पेपर को लाया जाए और चुनावी धांधली को लेकर उजागर करने के लिए, चुनावी सुधार को लाने के लिए ये तमाम आंदोलन जो है वो किया जाएगा। ये पूरी तरीके से इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में सिविल सोसाइटी के लोग और अलग अलग जो जागरूक लोग हैं इस देश के, वो लगातार याचिकाएं दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। चुनावी सुधार को लेकर, ईवीएम को लेकर अलग अलग तरह की याचिकाएं दाखिल की गई हैं। अभी जो याचिका दाखिल की गई है, जिस पर चुनाव आयोग को हलफनामा दाखिल कर जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसमें यह कहा है कि हर पोलिंग स्टेशन पर जो मतदाताओं की तादाद है, उसे 1200 से बढ़ाकर जो 1500 कर दिया गया है। जो अधिकतम 1200 होती थी, उसे अब बढ़ाकर 1500 जो कर दिया गया है, वो आखिर क्यों किया गया है? क्या इससे जो चुनावी धांधली होती है, उसमें कहीं ना कहीं उसे करने में आसानी हो जाएगी? इस तरह का भी विश्लेषकों का कहना है। ये जो याचिका लगाई गई है, इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि इससे जो मतदाता है वो हतोत्साहित होगा, यानी कि वो लाइनों में, लंबी लाइनों में वो लगेगा, तो उससे मनोबल उसका टूटेगा और शायद वोट करने के लिए उस तरह से ना जाए। क्योंकि हर पोलिंग स्टेशन पर मैक्सिमम जो तादाद होती थी मतदाताओं की, वो 1200 थी, जिसको बढ़ाकर चुनाव आयोग ने 1500 कर दिया। अब इसको लेकर हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया है और ये कहा है संजीव खन्ना की बेंच ने। 2 जजों की ये बेंच थी, सीजेआई इसको हेड कर रहे थे। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि चुनाव आयोग इस पर जनवरी के महीने में, यानी कि 3 हफ्ते के अंदर हलफनामा दाखिल करे और हलफनामा दाखिल कर सीधे तौर पर इस पूरी प्रक्रिया को समझाए और ये बताए कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया है, इसके पीछे की मंशा आखिर क्या है। ये भी पूछा गया है कि हर पोलिंग स्टेशन पर ईवीएम की संख्या कितनी होती है, ये भी उनसे पूछा गया है। और कई और जरूरी सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे हलफनामे में पूछा है कि, और ये कहा है कि हलफनामा दाखिल कर जवाब दिया जाए। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में घिरती हुई नजर आ रही है, दूसरी तरफ आपको ये पता है कि जो कैंडिडेट्स हैं, जो हार गए हैं कैंडिडेट्स, वो किस तरह से कोर्ट का रुख कर रहे हैं और बाकायदा तौर पर फीस जमा करके वो उस चिप के जरिए जो पूरा का पूरा जो मिलान होता है जो वीवीपैट से पर्चों का, उसकी उन्होंने अर्जी दाखिल की है। और लगातार अब तो चुनाव आयोग लग रहा है कि पूरी तरीके से चौतरफा घिरा हुआ है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे जब से सामने आए हैं, कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि जो लंबी चौड़ी चिट्ठी एक कांग्रेस ने लिखी थी, उसका जवाब तो चुनाव आयोग ने ये दिया कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन वक्त भी दिया है 3 दिसंबर 5 बजे का कांग्रेस को। अब कांग्रेस की तरफ से हालांकि इसको लेकर कोई जवाब नहीं दिया गया है। अब देखना ये होगा कि कल कांग्रेस अगर चुनाव आयोग के सामने अपने तमाम सवालों को लेकर जाती है, तो चुनाव आयोग उसका क्या जवाब देता है। लेकिन इस सब के बीच महाराष्ट्र में पूरी तरीके से सरकार बनने का जो पेच है, वो फंस गया है। एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर से एक अखबार को दिए इंटरव्यू में ये कहा है कि वो आम जनता के नेता हैं और जनता ये चाहती है कि वही एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। अब आप ये सोचिए कि बीजेपी के सामने एकनाथ शिंदे ना तो उनकी एजेंसी से डरते हुए नजर आ रहे हैं, ना ही अमित शाह और नरेंद्र मोदी से डरते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में मिलकर जाते हैं, फिर अपने गांव चले जाते हैं, वहां कहते हैं तबीयत खराब है,
जब मुंबई लौट कर आ जाते हैं तो उसके बाद अखबार को इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू में साफ तौर पर एक बार फिर से अपने आप को ये असर्ट करते हुए वो नजर आते हैं कि उन्हें ही महाराष्ट्र का सीएम बनाया जाए, और इस बार वो जनता का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की उनका कहना है कि योजनाएं वो लेकर आए, खासतौर पर लाडली बहना, उसका फायदा हुआ और इसी वजह से तीनों पार्टियों को इतना प्रचंड बहुमत मिला है। और जब वो इस तरह के बहुमत के साथ आए हैं तो अब जनता ये चाहती है, क्योंकि वो आम जनता के नेता हैं, कि उनको ही सीएम बनाया जाए। अब जाहिर सी बात है 132 सीटें लाने के साथ बीजेपी किसी कीमत पर ये नहीं चाहती है कि एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया जाए, लेकिन सीएम कौन होगा इसको लेकर भी पेच अटका हुआ है। अब ऐसे में दो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं, निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी, इन दोनों को पर्यवेक्षक बनाया गया है और कल ये लोग मुंबई जाएंगे और मुंबई जाकर कौन होगा सीएम इस पर फैसला किया जाएगा। अब क्या इस पर वाकई में इन दोनों के भेजने के बाद क्या वाकई में फैसला हो पाएगा, क्योंकि अभी तक भी विधायक दल की बैठक बीजेपी की नहीं हो पाई है, बार बार तारीखें टल रही हैं। अब ये कहा जा रहा है कि 4 तारीख को हो सकती है, हालांकि इसको लेकर भी कोई श्योरिटी नहीं है। दूसरी तरफ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो जहां पर शपथ ग्रहण हो रहा है वहां उसका मुआयना कर रहे हैं। हालांकि दूल्हा कौन है इसका ये अभी पता नहीं है, लेकिन उस दूसरी तरह की तैयारियां हो रही हैं और इस सब में पेच फंसा दिया है एकनाथ शिंदे ने। एकनाथ शिंदे लगातार अपने आप को असर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और किसी भी तरीके से जो कहा जाता है कि एजेंसीज का डर बीजेपी दिखाती है, फाइलें खुलने का डर बीजेपी दिखाती है, क्या ऐसे कुछ राज एकनाथ शिंदे के पास भी बीजेपी के हैं जिसकी वजह से कोई भी डर एकनाथ शिंदे को डरा नहीं पा रहा है, बल्कि एकनाथ शिंदे बीजेपी को जरूर डराते हुए नजर आ रहे हैं। खबर यह भी है कि एकनाथ शिंदे ने यह कहा था अमित शाह से मिलने के बाद कि वो राज्य में और केंद्र में दोनों में ही बाहर से सपोर्ट कर सकते हैं सरकार को, और कि केंद्र में भी क्योंकि 7 उनके एमपी हैं और राज्य में भी जहां उनके 57 एमएलएज हैं। लेकिन इस पर शायद बात नहीं बनी, क्योंकि अगर 7 एमपीज अलग हो जाते हैं सरकार से तो आप सोचिए बैसाखियों पर टिकी हुई जो सरकार है वो कैसे डगमगा जाएगी। और इसीलिए पूरी तरीके से बार्गेनिंग पावर का अपना 100% इस्तेमाल करते हुए एकनाथ शिंदे यहां पर नजर आ रहे हैं। उनको ये पता है ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर ये उनके पास से चली गई तो फिर शायद उनके पास मौका नहीं आएगा। वो गृह मंत्रालय मांग रहे हैं, इसके साथ 12 और मंत्रालय हैं जिसकी लिस्ट उन्होंने सौंपी है। तो कल जो पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी मुंबई पहुंचेंगे, वो सब इस सब को लेकर तो फैसला करेंगे ही। उस सब के बीच अजीत पवार दिल्ली आ गए हैं, देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। इस बार एक जो चेहरा गायब है जो पिछली बार दिल्ली आए थे वो है एकनाथ शिंदे का, और ये बताया जा रहा है कि सीएम के चेहरे के साथ साथ किस को कितने मंत्रालय दिए जाएंगे, एक उप मुख्यमंत्री होगा, 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, इस सब को लेकर तमाम चर्चाएं जो है वो की जाएंगी। 9 दिन से ज्यादा का वक्त बीत गया है, उसके बावजूद आप ये देखें कि पेच सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बुरी तरीके से फंसी हुई है भारतीय जनता पार्टी, चारों तरफ से घिरी हुई है, सड़क से लेकर संसद तक घिरी हुई है। सड़क पर किसान हैं जो लगातार अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं, उनका यह कहना है कि संसद का वो घेराव करेंगे। संभल को लेकर आपको पता ही है कि लगातार आज भी कांग्रेस संभल जाना चाहती थी लेकिन उसको जाने नहीं दिया गया, और संसद के अंदर विपक्ष को अडानी, संभल और मणिपुर पर बोलने नहीं दिया जा रहा है। मुश्किल से कार्रवाई चलती है और उसके बाद स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप प्रायोरिटी देखिए कि वो साबरमती एक्सप्रेस जो फिल्म है, आप ये देखिए कि इससे पहले भी पता नहीं कौन कौन सी फिल्में इस तरह से दिखाई गई होंगी, आज वो 4 बजे संसद में उस फिल्म को आज वो देखेंगे। तो देश में क्या कुछ हो रहा है, अर्थव्यवस्था किस तरह से चरमराई हुई है, किसान सड़कों पर है, संभल में जो हिंसा हुई, मणिपुर में जो कुछ हो रहा है, महाराष्ट्र संभल नहीं रहा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की प्रायोरिटी ये है कि आज वो फिल्म देखेंगे। इस सब के बीच के पार्लियामेंट की कार्रवाई बिल्कुल नहीं चल रही है, इसकी कोई उन्हें फिक्र नहीं है, क्योंकि उनको लगता है अब तो हरियाणा और महाराष्ट्र उन्होंने फतेह कर लिया है और ऐसी जीत के रथ पर वो सवार होकर आगे चलते रहेंगे। लेकिन अब जो विपक्ष है उसने पूरी तरह से घेर लिया है और लग ये रहा है
कि आने वाला जो दिल्ली और बिहार का चुनाव है उससे पहले ईवीएम को लेकर, चुनावी धांधली और चुनावी सुधार को लेकर कुछ बड़ा होने जा रहा है। और इसको लेकर न सिर्फ विपक्ष बल्कि सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी पहले से ही कमर कसी थी और अब और ज्यादा वो सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का ये रुख और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके अब जवाब चुनाव आयोग को इन तमाम मामलों पर देना होगा। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए, जिस पर हम पूरी चर्चा इस पर करेंगे कि कैसे ये तमाम चीजें जो हैं वो बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर रही हैं। मेरे साथ जम्मू आनंद जी हैं, पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट हैं, जाना माना चेहरा है महाराष्ट्र देश का। बहुत बहुत स्वागत है जम्मू जी आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ प्रकाश पोहारे जी हैं, अभी उनकी कुर्सी खाली है, वो अभी आ गए हैं। प्रकाश पोहारे जी हैं, जाने माने पत्रकार हैं महाराष्ट्र के, और तमाम चीजों पर उनकी गहरी और पैनी नजर रहती है। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। और स्वागत आप तमाम साथियों का भी कार्यक्रम में, जो दर्शक फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं और जो अब से कुछ देर में जुड़ेंगे। जम्मू आनंद जी, सवाल मेरा सबसे पहले आपसे ये कि महाराष्ट्र में पूरी तरीके से पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। एकनाथ शिंदे को ये लगता है कि उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और वो बार्गेनिंग ही नहीं बल्कि हार्ड बार्गेनिंग करते हुए वो नजर आ रहे हैं। उनको मुख्यमंत्री बनना है। अगर उनको लगता है कि किसी तरीके से मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है तो इतना वो प्रेशर डालें कि कम से कम उनको गृह मंत्रालय तो दिया ही जाए। आज मैं अठावले को भी सुन रही थी, उनका कहना था कि महायुति का अध्यक्ष बना देना चाहिए एकनाथ शिंदे को। ये उनकी तरफ से कहा गया। तो ये तो पूरा पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? और एकनाथ शिंदे एक बार फिर से अपने आप को असर्ट कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर के तौर पर। तो ना तो वो अमित शाह की एजेंसी से डर रहे हैं, ना अमित शाह से डर रहे हैं, ना नरेंद्र मोदी से डर रहे हैं, बल्कि अपनी बात को जो वो इलेक्शन से पहले कह रहे थे वही अब फिर से कहते हुए नजर आ रहे हैं। और हालत यह है कि दो पर्यवेक्षक अब आके उनको बनाने पड़े हैं बीजेपी को। अब देखना यह होगा कि वो कितनी गुत्थी सुलझा पाते हैं। ये बुशरा जी, इनके नेता कब चुने जाएंगे, कब शपथ विधि होगी, ये तो वो जाने। लेकिन जिस अलायंस को, जिस आघाड़ी को इतना अभूतपूर्व जनादेश मिलता है, ऐसा अलायंस जब विधानसभा की जो ये है टेन्योर है वो खत्म होने के बावजूद सरकार नहीं बनाती है। अभी करीब करीब 9 दिन हो रहे हैं। ये इस महाराष्ट्र के जनता के साथ मतदाताओं का अपमान है। और वो जो लाड़की बहना जिनको 1500 रुपए देकर जिनका वोट खरीदा गया, जो ये उम्मीद कर रहे थे कि भाई ये हमारे जो बड़े लाड़के भाई लोग हैं ये सरकार बनाएंगे और फिर 2100 रुपए देंगे। लेकिन चुनाव जिस दिन संपन्न हुआ उसी दिन सरकार ने ये घोषणा कर दी कि अगला जो किस्त है वो उन्हीं को मिलेगा जो इस योजना के 5 शर्तों को पे खरे उतरेंगे। मतलब लाड़की बहनों का भी एक प्रकार से अपमान है। और जनादेश इस प्रकार का है, शायद महायुति में जो भी घटक दल है सब एक दूसरे की ऐसी तैसी या आंख दिखाने का थोड़ा बहुत जगह जनादेश में है। वैसा अगर देखा जाए तो सरकार बीजेपी को बनाने से कोई रोक नहीं सकता। बीजेपी के पास कंफर्टेबल, उनके पास संख्या है 133, और जो तेवर शिंदे दिखा रहे हैं उस प्रकार का कोई तेवर अजित पवार नहीं दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं अजित पवार इस बात से संतुष्ट है कि उप मुख्यमंत्री और अर्थ मंत्री, इससे ज्यादा शायद भूख जो है अजित पवार की नहीं है। इसलिए अजित पवार वो कोई संदेश नहीं देना चाह रहे हैं कि वो नाराज है। उलट अजित पवार को ये भी लगता है कि इस ऐन कैन प्रकारे अगर शिंदे सरकार में नहीं रहते हैं और बाहर से समर्थन देते हैं तो लाभ अजित पवार को ज्यादा होगा, क्योंकि फिर कुछ मंत्रिमंडल की संख्या अजित पवार की बढ़ सकती है। तो एक तो ये है कि मिल के चुनाव लड़े
और उसमें से अब एक देख रहा है कि दूसरा सहयोगी बाहर निकल जाए तो ज्यादा फायदा होगा। दूसरे तरफ मिल के चुनाव लड़े और शिंदे को लग रहा है कि बीजेपी ने मेरे साथ दगाबाजी कर दी, क्योंकि भाई मैं ज्यादा लोकप्रिय था या लाडली बहना मेरी कल्पना थी और मेरी वजह से जीते, फलाना फलाना, मतलब लड़े मिलके। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो मन में ये है ना कि मेरे वजह से, और इसीलिए शिंदे को ये समझ में आ रहा है कि इस वक्त बीजेपी को महाराष्ट्र में अगर वो नुकसान ना भी पहुंचा पाए, लेकिन केंद्र की सरकार की जो कुर्सी है उस कुर्सी का एक डंडा जो है वो हिला सकते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि केंद्र में जो सरकार बनी है वो बहुत थिन मार्जिन से बनी है। मतलब 230 बीजेपी की है, 240, और उसके बाद टीडीपी और जेडीयू है और शिवसेना है। ऐसे स्थिति में शिवसेना के साथ आज के हालात में एनडीए की सरकार को, मोदी की सरकार को बनाए रखने में साथ ये बहुत बड़ी संख्या है। तो कहीं ना कहीं शिंदे ये जताना चाह रहे हैं कि भाई देखो मैं तो अब बाहर निकलने को तैयार हूं लेकिन समर्थन दूंगा, लेकिन कल जाके अगर कोई ऐसा समीकरण बन जाए जेडीयू और टीडीपी का तो उनके साथ भी मैं निकल सकता हूं, सरकार गिरा सकता हूं। मतलब लड़े एक साथ, लड़ने के जीतने के बाद सब एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं। उधर बीजेपी ये जताने के में लगी है कि देखो साथ में लड़े जरूर है लेकिन 133 हम है, तो अब हम जो है टर्म्स डिक्टेट करेंगे, और जिसको टर्म्स डिक्टेट मंजूर नहीं है खुद समझ लो कि बाहर का रास्ता फिर ज्यादा दूर नहीं है। तो ये जो पूरा चल रहा है कि जीतने के बावजूद एक प्रकार से संपत्ति का झगड़ा चल रहा हो, मतलब, और उसमें भाइयों में बन नहीं रही है। पुश्तैनी जो संपत्ति है उसका बंटवारा ठीक से नहीं कर पा रहे। मतलब जो लोग ये कह के चुनाव जीते थे कि महाराष्ट्र का विकास करना है, महाराष्ट्र में कल्याण करना है, महाराष्ट्र की महिलाओं का, किसानों का उद्धार करना है, देश में सबसे अगुवाई वाला राज्य बनाना है, फलाना फलाना जो बातें की जाती थी, 9 दिन में यह साबित हो गया है कि इनको ना महाराष्ट्र की जनता से लेना देना है, ना इनको महाराष्ट्र की महिलाएं बहनों से लेना देना है, ना इनको महाराष्ट्र के किसानों से लेना देना है, इनको लेना देना है सत्ता से। और मैं समझता हूं कि बीजेपी जो है उसका जो शीर्ष नेतृत्व है वो बहुत सारे गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, अपने भी पार्टी के साथ, अपने भी विधायकों के साथ और अपने सहयोगी दलों के साथ। और इस पूरे खेल जिस तरीके से केंद्र सरकार और शीर्ष नेतृत्व जो है, नेतृत्व क्या है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इस देश के वरिष्ठ मंत्रियों का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बहुत शर्म की बात है, दुख की बात है, और कहीं ना कहीं हमारे देश के सरकार के छवि के साथ खिलवाड़ है। भाई देश के अर्थमंत्री को ये काम सौंपा जाएगा कि आप जाइए अपने पार्टी के जरा बैठक उठक लेके आइए, ये काम अर्थमंत्री के देश का। 6 दिन पहले राजनाथ सिंह को भेजा जाने वाला था, ये काम है इस देश के रक्षा मंत्री का। ये कौन सा काम सौंपा जा रहा है? ये ठीक उस तरीके से है जैसे अफसर जो होते हैं उनके घरों बंगलों पे सरकारी कर्मचारी दिए जाने के बावजूद और 4 कर्मचारियों को अपने घर का निजी काम बताते हैं, कुत्ते को लेके जाओ, सब्जी लेके आ जाओ। तो ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो मॉडल दे रहे हैं वो इस देश के संवैधानिक पदों में रहने वाले, these are all constitutional posts, finance minister, any cabinet ministry is a constitutional post of this country. How can you entrust such a party work
to the people who are holding the constitutional offices. वो भी जी। भाई, फिर आप पार्टी क्यों चला रहे हो? अब पार्टी में आपके कोई नेता ही नहीं है जिनकी वो सुनेंगे नहीं? वो कहाँ गए आपके वो बिल्कुल। जो ऑब्जर्वर थे अब तक के? मतलब मेरे लिए चिंता का ज्यादा ये है कि महाराष्ट्र के अंदर अभूतपूर्व जनमत मिलने के बावजूद महायुति ने अपना नेता नहीं चुना। ये महाराष्ट्र के जनता, महाराष्ट्र के मतदाताओं का अपमान, महाराष्ट्र के महिलाओं का अपमान। और दूसरा कि केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों का जिस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी नहीं है कि किसी पार्टी के चुने हुए लोगों की मीटिंग करना, उनका नेता चुनना। ये उस पार्टी का अपना काम है। बिल्कुल। पार्टी का काम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस जिनके पास है, उनका इस्तेमाल करके देश की गरिमा के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल। और मुझे ऐसा बिल्कुल, आपकी बहुत जी बहुत महत्वपूर्ण बातें। जब मुझे आपके पास मैं लौट रही हूँ एक और अपने महत्वपूर्ण सवाल के साथ जी, लेकिन प्रकाश जी, सवाल ये उठ रहा है कि सवाल एक तो ये भी है कि महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है और अभी तक सरकार गठित नहीं हो पाई है, अभी भी ऑब्जर्वर जो है वो नियुक्त किए जा रहे हैं, अभी भी आप ये देखिए कि विधायक दल की बैठक तक नहीं हुई है और उसमें एकनाथ शिंदे अपने आप को लगातार बहुत हार्ड बार्गेनिंग करते हुए, असर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो चुनावी धांधली है जिसको विपक्ष लगातार कह रहा है, उस पर भी घिरती हुई यहाँ पर सरकार नजर आ रही है, चुनाव आयोग नजर आ रहा है। बाबा आरिफ से कल जाकर मुलाकात उन्होंने की है, उद्धव ठाकरे ने मुलाकात की है, उससे पहले रोहित पवार ने भी मुलाकात की थी। यहां हम देख रहे हैं कि कोर्ट में भी अलग अलग तरह की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा रही हैं। विपक्ष ने भी बिल्कुल कमर कस ली है कि अब देशव्यापी आंदोलन होगा इन चुनावी धांधलियों को लेकर। तो क्या आपको लग रहा है कि एक तरफ इस तरह से फंसी हुई है बीजेपी की सरकार नहीं बना पा रही है महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत होने के बावजूद, और दूसरी तरफ विपक्ष जिसको बी टीम कहता है चुनाव आयोग को, वो चुनाव आयोग भी इधर से घिरता हुआ नजर आ रहा है। तो किस तरह से देखते हैं इन तमाम चीजों को आप? देखिए, एक तो है कि शपथ विधि कब होगा, दूसरी बात है चुनाव की धांधली। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले चुनाव के धांधली पे आ जाता हूँ, किस तरीके से, क्योंकि बाकी तो सारी बातें किस तरीके से वोट बढ़े, कितने परसेंट बढ़े वगैरह, अब वो पुरानी बात हो गई है। वो सबको पता है कि किस तरीके से इन्होंने वोट अपने बढ़ाए हैं, कितने परसेंट, कितने बजट कैसे बढ़ाए हैं। ये तो अभी कोई छुपी हुई बातें रही नहीं है कि किस तरीके से कुल मिलाकर अभी 6 करोड़ 40 लाख वोटर्स ने इस बार वोट डाला इस बार। तो ये, और उसके बाद में किस तरीके से करीब करीब 7.83% ये एडिशनल वोट बढ़े, आश्चर्य का। जबकि ये पूरा डिजिटलाइज युग है, यहाँ तो एक सेकंड में सारी चीजें मालूम पड़ जाती है, कोई एवरीथिंग इज ऑन फिंगर टिप। तो ऐसे इसके अंदर इस तरीके से बढ़ नहीं सकते। और उसके बाद में दो दिन के बाद में और करीब करीब 10 लाख वोट बढ़ाना, ये सारी की सारी बातें बहुत संशय की है। और मैं आपको और एक बहुत अहम बात के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, और ये तो बहुत ज्यादा सीरियस मुद्दा है जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया है। मैं पिछले 2 दिनों से इसका स्टडी कर रहा था। देखिए, एक विषय पहले आप समझना चाहिए कि 2019 में जब लोकसभा इलेक्शन हुए थे, तब हमारे स्टेट का वोटर्स टोटल, वोटर, आई एम टॉकिंग वोटर्स, नॉट नंबर ऑफ वोट कास्टेड, हमारे स्टेट के जो टोटल वोटर्स थे वो 8 करोड़ 73 लाख थे, और कुछ ऊपर से हो गए, लेकिन हम मोटा मोटा हिसाब लेके चलते तो 8.73 करोड़ थे। और वो वोटर बढ़ के अभी जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ 2019 का, मैं खास करके जम्मू जी के अभी इसके तरफ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं। जम्मू जी, आप भी ध्यान दीजिए इसके ऊपर कि जो 8 करोड़ 73 लाख वोटर 2019 में थे लोकसभा के समय पे, वो इसी लोकसभा के अंदर हो गए 9 करोड़ 23 लाख, 9 करोड़ 23 लाख। तो अभी आप ध्यान में रखिए, इन्होंने बताए हुए, वैसे तो कुल मिला के जो है वो टोटल वोट कास्टेड जो है वो उसका तो ध्यान में हम लोग अलग लेंगे, लेकिन अब 9 करोड़ 23 लाख वोट और 8 करोड़ 73 लाख वोट, तो इसका डिफरेंस कितना होता है
इसका डिफरेंस कितना होता है, तो वो होता है 50 लाख अप्रोक्सीमेटली, मोटा मोटा हिसाब। यानी पिछला लोकसभा चुनाव और ये लोकसभा चुनाव मिला के 50 लाख वोट बढ़े 5 साल में। तो 5 साल में अगर 50 लाख वोट बढ़ रहे हैं तो एवरेज निकाल लीजिए, हर साल में 10 लाख वोट हो गए, हर साल में 10 लाख वोट हो गए। और ये साल जब लोकसभा का हमारे चुनाव हुआ तो उस समय पे हमारे वोटर थे 9 करोड़ 23 लाख, जिसका मैंने जिक्र किया आपके पास में। और इसके बाद में ये जो विधानसभा के चुनाव हुए तो उस समय पे वोटर्स कितने थे, 9 करोड़ 65 लाख। तो 9 करोड़ 65 लाख और 9 करोड़ 23 लाख, तो ये हो रहे करीब करीब 42 लाख वोटर बढ़े 5 महीने में। 5 महीने में 42 लाख वोटर्स बढ़ना, वोटर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये करीब करीब हर महीने में 8,37,000 वोट बढ़े, हर महीने में 8,37,000 वोटर बढ़े। हर महीने में 8,37,000 का मतलब है एवरी डे 28,000, 28,000 एवरी डे की बात बोल रहा हूं मैं आपको। और एवरी डे का हिसाब मैं निकाल रहा हूं तो हर घंटे में 3,500 वोटर इन्होंने क्या बोलते हैं उसको चिन्हांकित किए। हर घंटे में 3,500 वोट, हर रोज 28,000 वोट, हर दिन में। हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल, कहां से आए वोटर ये 5 महीने में? 5 महीने में ये लोग जाके क्या बोलते हैं उसको 42 लाख वोटर बढ़ा सकते हैं 5 महीने में। कहां से आए भाई? पब्लिक के बांग्लादेश से आई, पाकिस्तान से आई 5 ही महीने में। और इसके पहले 5 साल में 50 लाख वोट बढ़े, इसके साल में यानी 2019 और 2024 में 50 लाख। और ये इधर 5 ही महीने में रिकॉर्ड टूट गया। क्या हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा, यानी हमको तो ये देखना पड़ेगा कि हमको फैमिली प्लानिंग और स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा क्या? क्या फैमिली प्लानिंग स्ट्रिक्ट करने का विषय है क्या? यानी ये जो मोहन भागवत तो कह रहे हैं 3 बच्चे पैदा करिए, अभी 3 बच्चे पैदा करो। और इधर तो ये 5 महीने में 42 लाख आदमी बढ़ गए। रोज के 27,000 28,000 वोटर रजिस्टर हो रहे, रोज के 28,000, हर घंटे में 3,500 वोटर। This is nothing but the mockery. This is nothing but the mockery of democracy. This is nothing but the election management. This is nothing but the matter to be kept on the floor of the Supreme Court, and the Supreme Court must ask Rajiv Kumar to sit behind bar. इनको जेल में डालने का विषय है। मिस्टर राजीव कुमार मस्ट सीट बिहाइंड जेल। और इन्होंने कई जगह के ऊपर का डेटा ऑलरेडी डिलीट कर दिया। जो लोग जा रहे हैं ना कि भाई हमारा आप ये करवा दो, मैं आपको 2-3 ये चार्ट बताता हूँ। ये चार्ट देखिए आप, एक चार्ट मैंने निकाला है प्रिंट करके। ये चार्ट के अंदर बुशरा जी मैं आपको बताता हूँ, ये है विधानसभा क्षेत्र मोर्शी करके है, मोर्शी विधानसभा क्षेत्र। उसके अंदर जो आदमी चुन के आए वो छोड़ दो, चुन के दूसरा है कराड़े और भुयार नाम के 2 प्रत्याशी थे। उनको कराड़ी को 118 मिल गए, भुयार को 118 मिल गए। दूसरे फेरी में 61, तीसरे फेरी में 170, 170, 122, 46, 106, 104, 309, 198, 63, 67, 64, 63, 205, 168, 168, What is this nonsense? What is this nonsense? ये एक दूसरा चुनाव क्षेत्र में आपको बताता हूँ, उसका नाम है अमरावती मतदार संघ। अमरावती यानी वही वो नवनीत राणा वाला, उसके पति खड़े थे वहां पे उसका पति खड़ा था। तो वहां पर तो देखिए, वहां पे प्रीति बंड नाम की लड़की खड़ी थी। मैं जानबूझ के आपके सामने एकदम क्लोज कैमरे के करता हूं तो आपको दिख जाएगा इसके ऊपर। तो प्रीति बंड नाम की लड़की खड़ी थी, और उसके बाद में एक बीजेपी रायवर खड़ा था और एक कांग्रेस रायवर खड़े थे, दोनों आमने सामने। और ये वहां पे बीजेपी ने वो सीट छोड़ दी थी इसके लिए, वो अपना क्या नाम नवनीत राणा का पति रवि राणा को। देखिए वहां पे क्या हुआ, वोटिंग देखिए 95, 133, 133, 65, 190, 195, 195, 201, 191, 155, 155। 20 समय पे
एक जैसी वोटिंग, एक जैसी वोटिंग। ये मेरा कागज नहीं है, ये चुनाव आयोग का कागज है, एक बात समझिए। दिस इज नॉट प्रिंटेड जी। बाय मी, तो दिस आप इज ये नॉट कह रहे हैं क्रिएटेड कि बाय जो मी। आपने ये 2 एग्जांपल्स दिए हैं, उसमें जितनी भी आई हैव ईवीएम्स 100 खुल रही एग्जाम्पल, थी, जी, जो मेरे पास ईवीएम्स में खुल रही 25 थी, एग्जाम। उनमें दोनों कैंडिडेट्स को बराबर के वोट आ रहे थे। हर बार जितने भी काउंट की वोटिंग हो रही थी, उसमें बराबर के वोट आ रहे थे। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हर काउंट में, हर राउंड में जो काउंटिंग हो, उसमें एक तरह के वोट आए? और वो भी एक नहीं, ऐसे कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आपने रखे हैं, और इसके अलावा एग्जाम्पल्स हैं। और दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, ये तो और जी। भी कान खोल के सुनने वाली बातें हैं। देखिए पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर, देखिए कोल्हापुर नॉर्थ में जो आदमी चुन के आया उसको, कोल्हापुर नॉर्थ में, सॉरी इचलकरंजी, आई एम टॉकिंग इचलकरंजी में जो चुन के आया उसको 1,31,000। हाथकलंग ने जो चुन के आया वो उसको 1,34,000। उसके बाद में करवीर में चुन के आया उसको 1,34,000। उसके बाद में शिरोल में चुन के आया उसको 1,34,000। शाहूवाड़ी में चुन के आया उसको भी 1,34,000। और उसके बाद शाहूवाड़ी में 1,36,000। उसके आगे देखो राधा नगरी करके है, वहां पे चुन के आए हुए आदमी को है 1,44,000। दूसरे को दूसरा कागल करके जगह वहां पे 1,45,000। और कोल्हापुर साउथ में 1,48,000। व्हाट नॉनसेंस। ये क्या है इसको, ये देखिए ना, इलेक्शन कमिश्नर को पूरा का पूरा डेटा कंप्लीट इरेज करना ही पड़ेगा अगर उसको जेल में जाना नहीं है तो। ये पूरी मशीनरी इन्होंने हैक करके रखी है। इट इज नॉट दी हैकिंग ऑफ मशीन्स ओनली, इट इज हैकिंग ऑफ द एंटायर मशीन इलेक्शन मशीनरी। Everybody who is responsible involved in the election procedure, they are bound to go behind jail. They are bound to go behind jail, and that is why they are erasing the entire data. They are not giving any accountability. देखिए मशीनों के सील टूटे हुए हैं, मशीन के नंबर मैच नहीं हो रहे हैं, एक जगह पे नहीं है, सैकड़ों जगह के ऊपर 288 सीट है महाराष्ट्र के अंदर। तो ये इलेक्शन नहीं हुआ है, ये कंप्लीटली इन्होंने मशीन का खेल करके ये इलेक्शन लाया, एक विषय। इसलिए मैं यहाँ पे, इसके तो कई प्रमाण है, इसके ऊपर आप मुझे 2 घंटे ले सकते हो। आई विल गिव यू ऑल प्रूफ, और मैं पहले आपको प्रूफ भेजूंगा ताकि आप उस स्क्रीन पे बताते जाइए। मैं तो पूरा सर्वे कर चुका इसका सारा का सारा। एक ये विषय। दूसरी बात जो आपने मुझे पूछी थी कि आखिरी शपथ विधि क्यों नहीं हो रहा है, और शपथ देखिए मैं आपको पहले ही बोल देता हूं, महाराष्ट्र का शपथ विधि शिंदे, फडणवीस और एक अजीत पवार, इनके सिवा सरकार बन नहीं सकती। क्यों नहीं बन सकती? देखिए इनको वोटिंग की कितने लोगों की जरूरत है, इनके पास में 132 तो ऑलरेडी और 3 निर्दलीय यानी 135 ऑलरेडी है। वो चाहिए कितनी? 145, यानी 10 की जरूरत है। तो बीजेपी 10 लोगों को क्यों नहीं खरीदती उधर से? 1 मिनट में खरीदी तो कोई भी पार्टी आ जाएंगी, ठाकरे की भी आ जाएंगी, या अजीत पवार क्या बोलते वो अपने इसकी भी आ जाएंगी, कांग्रेस की पूरी पार्टी आ जाएंगी। 10 तो 10, कांग्रेस के बाद में सीट आई कितनी? 16। उद्धव के पास में 20 है, शरद पवार के पास में 10 है, तो पूरी की पूरी पार्टी आ सकती है। 10 ले आए, खत्म हो गया, सबको मिनिस्ट्री पद दे दिया। क्यों नहीं ले रहे भाई? क्योंकि ये है कि ये शिंदे और अजीत पवार को बाजू में रख के सरकार बन नहीं सकती। क्यों नहीं बन सकती बुशरा जी? क्योंकि अभी ऐसे है कि पाप के ये तीनों भी सरी के भागीदार है। जो पाप किया है इलेक्शन के अंदर इन्होंने, वो पाप के पूरे भागीदार है, सबको मालूम है। एवरीबडी इज हैविंग ए प्रूफ कि हमने किस तरीके से मशीनों का खेला किया, किस तरीके से वोट बढ़े, किस तरीके से पैसे बटे, ये शिंदे को मालूम है, ये अजीत पवार को मालूम है। अगर ये दोनों ने मुंह खोला तो यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर बांग्लादेश या श्रीलंका हो जाएंगे, लोग रास्ते पे उतरे जाएंगे। एक विषय। अच्छा, ये दोनों के दोनों यानी कौन? शिंदे और अजीत पवार, ये जाके अगर महाविकास आघाड़ी के अंदर मिल जाते हैं तो इनके कितने सीट है, इनकी सीट कितने हैं, ये ऑलरेडी पूरा का पूरा ये हो जाता है। इनको क्या 2-4-5 लोग लेना पड़ेगा, इनके 2-4-5 लोग लेना पड़ेगा। लेकिन भाजपा इस समय पे कुछ मुंह नहीं खोल सकेंगी, क्योंकि अगर भाजपा ने ऐसा किया तो भाजपा की सत्ता की स्टेट में तो आने वाली नहीं है, लेकिन केंद्र में गिर जाएंगी। क्योंकि ये क्या है अभी कि जिनके हाथ में ये सत्ता थी करके इन्होंने ये गेम खेला, पूरी मशीनरी, गवर्नमेंट मशीनरी हाथ में लगा दी।
महाराष्ट्र में ये जब जिस दिन मशीनरी शरद पवार के हाथ में आ जाएंगे, जिस दिन उनका चीफ मिनिस्टर बनेगा, शरद जी पवार जी पूरा का पूरा खेल इनका ओपन कर देंगे, पूरा खेल ओपन करेंगे। और पूरा खेल ओपन होने के बाद में क्या होगा, स्टेट में री इलेक्शन होगा और शरद पवार बोलेंगे करो री इलेक्शन, कोई हरकत नहीं है। लेकिन उसके बाद में क्या होगा, जब खेला पूरा खुला हो जाएगा तो केंद्र की सरकार गिर जाएगी। और शिंदे के पास में 7 विधायक है, पहली बात समझिए, ये सांसद है उनके पास में 7 है, 7। तो उनकी भी सरकार हुआ, दिल्ली में भी इसमें आ जाएंगे। जी बुशरा जी बोलिए। जी बिल्कुल, आपके पास मैं लौट रही हूँ। एक क्विक क्वेश्चन जम्मू आनंद जी से उनको जाना है, फिर मैं आपके पास लौट रही हूँ। जम्मू जी, आपने प्रकाश पवार जी को सुना, पूरी रिसर्च, पूरा डेटा लेकर वो बैठे हुए हैं, बाकायदा तौर पर एक एक सीट का उनके पास एनालिसिस है और बहुत सारे सवाल हैं जो बेहद गंभीर हैं, जो लगातार उठ रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि जो लास्ट में उन्होंने बात की कि इसके अलावा और कोई कुछ हो नहीं सकता, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ही होंगे, क्योंकि इन दोनों को जाहिर सी बात है दरकिनार नहीं किया जा सकता। जो राज है वो राज से पर्दा जो है वो उठ जाएगा। इसलिए तो क्या आपको लगता है कि ये भी एक मजबूरी है? एकनाथ शिंदे जो है, वो जो मैंने आपसे पहले कहा कि एकनाथ शिंदे इतनी बार्गेनिंग इसलिए कर पा रहे हैं कि फाइलें सिर्फ उधर नहीं है बल्कि राज इधर भी है। कि शिंदे के पास भी राज है, क्योंकि सूरत वाया सूरत, असम, और असम से वापस मुंबई, ये जो दौरा हुआ है, और उस समय उद्धव ठाकरे ने जो नारा लगाया था 50 खोके सब कुछ ओके, इस पर शिंदे गट ने डिफेमेशन तक फाइल नहीं कर पाई। गद्दार और 50 ओके खोके और ओके पे। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी युति है जो एक दूसरे को ब्लैकमेलिंग के बुनियाद पर साथ में रहने वाले हैं। तो ये तो ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा मुझे पोरे जी ने जो स्टैटिस्टिक्स दिखाया है चुनाव के परिणामों का, मुझे तो ऐसा लगता है कि 2014 के बाद चुनाव आयोग द्वारा जिस तरीके से इलेक्शन को मैनिपुलेट कर रही है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ ईवीएम, क्योंकि मतदाता अगर बढ़ रहे हैं तो ये तो ईवीएम के पहले की घटना है ना, नए मतदाता को जोड़ देना। तो ये टोटल जो सिस्टम है हमारे यहाँ का फेयर एंड फ्री इलेक्शन कंडक्ट करने का, वो पूरा सिस्टम जो है आज सवाल के घेरे में है। और इसको ठिकाने में लगाने का काम अगर कोई राज्य करेगा हिंदुस्तान के अंदर, भारतवर्ष में, वो महाराष्ट्र करेगा। क्योंकि अब महाराष्ट्र के अंदर लोगों ने अलग अलग तरीके से चुनाव आयोग के इस बेईमानी को चैलेंज देने के लिए सामने आ रहे हैं। कई लोग 75 लाख भर के फिर से चुनाव की बात कर रहे हैं, कई लोग 4-4 लाख भर के रिकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। किसी गांव में लोगों ने बैलेट छपाया है और उसी गांव का रीपोल खुद करने वाले हैं, और वो फिर बैलेट से फिर मैच करने वाले हैं। कहीं जीरो आया है तो उस पर सवाल खड़े हुए हैं, कहीं मैचिंग, जो मतलब भाई आइडेंटिकल नंबर्स गणित में अलग अलग लोगों के हो नहीं सकते, और अलग अलग काल में भी आइडेंटिकल नहीं हो सकते। तो महाराष्ट्र के अंदर ये सारा जो खेल हुआ है, इस खेल का इंतजाम, चुनाव आयोग का इंतजाम, ये महाराष्ट्र करने जा रहा है। और निश्चित तौर पर मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट नोटिस दे रहा है, इससे मैं उत्साहित नहीं हूं। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग समय में पिछले कुछ वर्षों में नोटिसेस भेजकर लोगों को बहुत उत्साहित किया, लेकिन अंत में लोगों के साथ, इस देश की न्याय प्रणाली के साथ, इस देश के संविधान के साथ खुल्लम खुल्ला खिलवाड़ करके उसका अंत भी किया है। इसके लिए मैं खास करके सुप्रीम कोर्ट के बर्ताव को लेकर बहुत चौकन्ना हूं। मैं उस दिन थोड़ा सा, मुझे फिर से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस रिपोज होना शुरू होगा, जब सही मायने में सुप्रीम कोर्ट
लोगों के द्वारा तथ्य जो इकट्ठे किए जा रहे हैं, उन तथ्यों को जिस तरीके से चुनाव आयोग दरकिनार करते रहा, जी अगर सुप्रीम कोर्ट इस लोकतंत्र में जनता के द्वारा इकट्ठा किया गया हुआ प्रमाण को अगर नहीं मानेगा, तो फिर कोई सवाल पैदा नहीं होता। जब ये प्रमाण मानेगी, तब थोड़ा सा हमारा उत्साह सुप्रीम कोर्ट को लेके बढ़ेगा। बाय एंड लार्ज महाराष्ट्र के अंदर लोग बहुत सतर्क हुए हैं। इट इज नॉट ओनली एन आई ऑन द इलेक्शन कमीशन, the other eye is also on the Supreme Court now. So I believe कि ये जो पूरा नंगा नाच जो चल रहा है, इस नंगा नाच का इसका इंतजाम जो कहते हैं ना, वो इंतजाम whoever may form the government in Maharashtra, whoever may become the CM of Maharashtra, लेकिन ये जो लोकतंत्र का जो मजाक जिन लोगों ने बना दिया है, उसको ठिकाने में लाने की भूमि अगर कुछ होगी, वो महाराष्ट्र होगी। दिस मच स्टेटमेंट आई वुड लाइक टू मेक। और ये जो आंकड़े हैं, इस आंकड़ों को लेकर एज अ सिविल सोसाइटी क्या होना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पोहरे जी को मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा इधर उधर दौरे पे जा रहा हूं इतने में, बट इस लड़ाई में मैं उनके साथ हूं और मिलके हम लोग बड़ा कुछ करें। कहीं ना कहीं लेट अस प्रूव द महाराष्ट्र सोसाइटी इज मोर एनलाइटेंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स द डेमोक्रेसी एंड अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। जी नजीर बहुत महाराष्ट्र शुक्रिया। इसका मैं कहने की स्थिति में हूं। जी बहुत शुक्रिया जम्मू जी आपका, और बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि महाराष्ट्र जो है वो नई इबारत लिखने जरूर जा रहा है। एक इबारत ये लिखवाई गई महाराष्ट्र से, मैं ये नहीं कहूंगी कि उसने लिखी, कि जिस तरह का प्रचंड बहुमत महायुति को मिला, जहां एंटी इनकम्बेंसी थी, लोग परेशान थे, बेहाल थे, किसानों से लेकर महिलाओं से लेकर युवाओं से लेकर सब लोग, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ जो पार्टियां थी उनको प्रचंड बहुमत मिलता है, लेकिन फिर भी वो सरकार नहीं बना पा रहे। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि महाराष्ट्र ही है जहां पर अब इतनी ज्यादा अवेयरनेस है कि लोग बाहर निकलकर इस तमाम चीजों को एक तरह से चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह का नतीजा महाराष्ट्र का आया है, जिसका एक एग्जाम्पल है कि एक गांव में लोगों ने बाकायदा तौर पर बैलेट पेपर छपवाए हैं और फिर से वहां पर रिपोलिंग होगी बैलेट पेपर के जरिए, और उन बैलेट पेपर का वो मिलान करेंगे कि जो नतीजे आए हैं, जो चुनाव आयोग के नतीजा है उनसे, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आप ये सोचिए कि कितने अवेयर सिटीजन है वो, कि उन्होंने इतना बड़ा और इस तरह का कदम उन्होंने सोचा है। इसके अलावा सिविल सोसाइटी और जो लोग हैं महाराष्ट्र के, वो भी एक मंचों पर आ रहे हैं। जो कैंडिडेट्स हैं वो भी कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ना चाहते हैं। लाखों रुपए खर्च करके वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो नतीजे आए हैं वही नतीजे जनता ने चुने हैं और वही जनादेश है, वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का ये कहना कि हम एक बड़ा आंदोलन इस पूरे मामले को लेकर, यानी कि ईवीएम, चुनावी धांधली, चुनावी सुधार, इस सब को लेकर करने जा रहे हैं। कल क्या कांग्रेस जाती है चुनाव आयोग के सामने, क्या अपने सवालों का पूरा चिट्ठा लेकर, और फिर चुनाव आयोग क्या कहता है, वो भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कल रामलीला मैदान में जिस तरह से प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट प्रकाश पोहारे जैसे जो लोग हैं वो इसको लेकर लोगों को लगातार अवेयर कर रहे हैं, और वो भी अपनी तरफ से अलग अलग तरह के कार्यक्रम जो है वो प्लान कर रहे हैं। यानी कि महाराष्ट्र का जो पूरा का पूरा नतीजा आया है वो गले से तो उतर नहीं रहा है, लेकिन अब ये लग रहा है कि वो गले की हड्डी भी बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या आपको लग रहा है प्रकाश जी कि महाराष्ट्र एक नई इबारत लिखने जा रहा है? नतीजे आ गए हैं लेकिन नतीजों को वो हजम नहीं कर रहा है, और यही वजह है कि आपके जैसे लोग, सिविल सोसाइटी के लोग, इंडिया गठबंधन और जो अवेयर सिटीजन्स हैं
वो एक तरह से अब खुलकर सामने आ रहे हैं। और जो लोग भी हैं, जो कैंडिडेट्स हैं जिनके हक में फैसला नहीं आया है, वो भी अब चुनाव आयोग और कोर्ट के रुख कर रहे हैं। यानी कि इस बार हरियाणा की तरह ऐसे आसानी से जाने नहीं दिया जाएगा, ये तो साफ लग रहा है। बुचरा जी, ये सारा देखने के बाद में मुझे एक भयंकर चिंता लग गई है। देखिए, हमारे महाराष्ट्र में 5 महीने के अंदर 5 महीने के अंदर क्या हुआ? 5 महीने के अंदर 42 लाख वोटर्स बढ़े। यानी ऐसा समझिए, यानी मोटे मोटे हिसाब से कहने का मतलब हर साल में 1 करोड़ वोटर बढ़ेंगे हमारे, 1 करोड़। अब साल में 1 करोड़ वोटर अगर बढ़ गए, साल में, हमारा महाराष्ट्र कितने करोड़ का है? 13 करोड़ का। तो 13 करोड़ के पीछे 1 करोड़ लोग बढ़ रहे हैं, 13 करोड़ के पीछे। भारत कितना है? 140 करोड़ का है। तो 140 करोड़ के भारत में, जैसे 130 करोड़ में 13 करोड़ बढ़ गए और बचे हुए 10 करोड़ में समझ लो 1 करोड़ करीब करीब। यानी कहने का मतलब हर साल अब भारत की जो वोटर संख्या है, लोक संख्या जो है 15 करोड़ से बढ़ेंगी, 15 करोड़ से। आने वाले 5 साल में 15 इंटू 5 मोटा मोटा भी हिसाब लगा दिया और उसका थोड़ा सा इफादा कर दिया, तो 80 करोड़ जनता भारत के अगले 5 साल में बढ़ेगी। तो कहने का मतलब अगला चुनाव जब हमारे देश का आएगा, अगला चुनाव, तो कहने का मतलब वो 220 करोड़ लोगों का चुनाव होगा। बुचरा जी, आप कहाँ हैं अभी? और उसके बाद में हमारे जो आदरणीय सरसंघ चालक है, उन्होंने अगर बोला उस तरीके से, अगर लोगों ने ये बहुत सीरियसली ले लिया, अभी तो हम दो हमारा एक है, अब इन्होंने बोला है कि हम दो हमारे 3 चाहिए। और संघ चालक का तो अगर आदेश लोगों ने अगर सर आंखों पे उठा लिया, क्योंकि हम तो सारे जय श्री राम वाले और हिंदुत्व वाले लोग हैं, तो उठा लिया, तो अभी तो जब एक अगर आदमी बढ़ रहा है हमारे देश का, हम दो हमारा एक है, और कुछ लोग तो अभी बहुत, कि आपको भी मालूम है कि फर्टिलिटी की कितनी समस्या है, तो उसके बाद में ये अगर 3 बढ़ गए, तो एक बढ़ने से अगर आने वाले 5 साल के अंदर हमारे देश की लोक संख्या जो है वो 75 करोड़ बढ़ेगी। तो अगर इन्होंने अगर बोल दिया, तो ये हमारी जनसंख्या कितनी बढ़ेगी? और 150 से बढ़ेगी, और 150 से। मैंने तो सिर्फ एक का हिसाब लगा दिया, तो 150 का मतलब ये है कि अभी हमारी जनसंख्या अगले 5 साल के अंदर 370 करोड़ हो जाएंगी। बुचरा जी, बोलिए, ये प्लानेट कितने बढ़िया काम चल रहे हैं हमारे देश के अंदर के। तो ये जो सारी की सारी मौकरी चल रही है ना, मौकरी, मैं तो ये आंकड़े आपको जिसलिए बता रहा हूं कि ये अनबिलीवेबल आंकड़े कैसे है। दीज आर ऑल अनबिलीवेबल। द इलेक्शन कमिश्नर, द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, द इलेक्शन मशीनरी should explain all these things, should explain, they should give a logical explanation कि सिर्फ 5 महीने में आपने 42 लाख वोटर बढ़ाए कैसे, कहां से आए, और कितनी आपकी मशीनरी ये कैसी हो गई है, इतनी इफिशिएंट कैसी हो गई है। और वो पिछले 5 सालों में, पिछला लोकसभा का इलेक्शन और ये लोकसभा के इलेक्शन में वो कितनी सोई हुई थी, और ये अभी कितनी एफिशिएंट हो गई। और वो एफिशिएंट होने के कारण अभी क्या होने वाला है भारत के अंदर, ये सारा का सारा कच्चा चिट्ठा आपके सामने मैंने रखा है। ये सारी की सारी मौकरी है, बेवकूफी है, बदमाशी है, इसको जो शब्द देंगे आप वही है। लेकिन इतनी मैं आप बताता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर, और जातीय जैसे बताता हूं, मुझे नहीं लगता कि मिस्टर देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तीसरा चेहरा आएगा, तीसरा नाम आएगा, और तीसरा नाम अगर आता है तो शिंदे और अजित पवार ये चुप बैठेंगे। लेकिन अगर देवेंद्र फडणवीस का नाम आता है तो ये बोलेंगे कि नहीं भाई हम ही हैं। शिंदे जी तो ये डेफिनेट बोलेंगे, और उनको कोई नकार, टाल या अवॉइड कर नहीं सकता। अभी शिंदे को अगर, अच्छा अभी अजित पवार जी चुप है, वो कुछ बोल नहीं रहे, सिर्फ शिंदे जी बोल रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है, अजित पवार को ये मालूम है कि उनके अगर 50-52 सीटों के ऊपर इतने मंत्री और ये बनेंगे तो मेरे भी तो बनेंगे, क्योंकि अभी वो पुरानी बातें निकल गई है, वो ईडी की चक्कू छुरी निकल गई है। अभी इनके पास में भी दूसरी, इनकी ये ईडी से भी तेज चक्कू छुरी है इनके पास में, तो वो इनको लगा कि ये करेंगे। तो आने वाले दिनों में ये 5 तारीख जो इन्होंने डिक्लेयर की है ना, वो 5 तारीख को शपथ विधि होने वाला नहीं है। और अगर होगा 5 तारीख को शपथ विधि अगर होता है तो वो देवेंद्र फडणवीस के सिवा होगा। देयर विल बी ए न्यू नेम फॉर द चीफ मिनिस्टरशिप, और यही ज्यादा मुझे शक्यता दिखती है। जी जी।
ओके तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि पर्चियों का युग तो है भारतीय जनता पार्टी में। अगर शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे जैसे टॉल जो नेता हैं, अगर उनको दरकिनार किया जा सकता है उनके नाम पर चुनाव लड़के, और फिर पर्ची से कोई एक ऐसा नेता जिसको कोई जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, उसको चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है, तो महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा हो सकता है। क्योंकि केंद्र में बैठे इन दो लोगों को, यानी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, सिर्फ कठपुतलियां चाहिए कि जो अपनी बात को या अपने आप को असर्ट ना करें, उनका कोई नाम, उनका कोई बड़ा चेहरा ना हो, बल्कि चेहरे सिर्फ दो ही हो, वो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ताकि कोई इतना बड़ा ना हो जाए कि आने वाले जो चुनाव 2029 के हो उसमें वो अपने आप को एक तरह से प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए या उस चेहरे के लिए पार्टी की तरफ से अपने आप को असर्ट करें। यही वजह है कि वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान का पत्ता एक तरह से काट दिया गया। क्या ऐसा ही देवेंद्र फडणवीस के साथ भी हो सकता है? ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा। 2 ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए गए हैं बीजेपी की तरफ से, निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी, जो कल मुंबई पहुंचेंगे। अभी तक विधायक दल की बैठक भी नहीं हुई है, तो देखना ही होगा कि कल का दिन 2 तरीके से महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि महाराष्ट्र में क्या होता है, क्या वाकई में पता चलता है महाराष्ट्र के लोगों को कि कौन सीएम उनको मिलने वाला है और क्या एकनाथ शिंदे मानते हैं, और दूसरा क्या कांग्रेस चुनाव आयोग के सामने जाती है, और इसके अलावा जो कुछ इसके इर्द गिर्द चल रहा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश पहारे जी, आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना समय देने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन इन तमाम चीजों से जुड़ी जितनी भी खबरें हैं वो हमारे चैनल्स पर अलग अलग स्पेशल रिपोर्ट्स के जरिए भी आपके सामने, उनको भी आप जरूर देखिए। और शाम को 7 बजे जुड़िए राजीव जी के साथ न्यूज पॉइंट में। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।